बायोलॉजी के लेसन नंबर 2 से, ठीक है, क्लास 12 पार्ट 1। देखो आज क्या पढ़ोगे तुम लोग। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो पुष्प के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो आवृत बीजी पौधा देख लो। आवृत बीजी पौधा। दूसरा अनावृत बीजी पौधा। तीसरा निषेचन पूर्व संरचनाएं। पहले तो निषेचन जान जाओ, उसके बाद से बाह्य निषेचन, उसके बाद से अंतः निषेचन, उसके बाद से निषेचन पूर्व संरचनाएं, निषेचन पूर्व संरचनाएं, उसके बाद से यहाँ पर परागकण जान जाएंगे हम लोग। परागकण, तब आपका परागण बाधन, लघु बीजाणु धान्य। अदे ना बाबू, एक होशियार ब्रिलियंट लड़का ये बैठल बा सब। अदर कॉपी अरे बस जीपी सर नहीं ना कॉपी लगन पे। उसके बाद सामने क्या है, पुष्प के भाग। पुष्प के भाग वगैरह जब याद रख लेना। उसके बाद से पुंकेसर। हम लोग पढ़ेंगे तो 3 दिन में एगो पाठ समाप्त कर देना है, ठीक है, कि 45 दिन का टारगेट रहेगा। 45 का 36 दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए, पहला से हम लोग केवल आपको सुनना है, कुछ बातों को बस नोटिस करते चले जाना है। सबसे पहले आपका आता है आवृत बीजी पौधा। कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? कहोगे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं। ध्यान समझना, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं उसे आवृत बीजी पौधा कहते हैं। याद होगा कि नहीं होगा? क्या कहोगे? हाँ, ऐसे पौधे जिसमें पुष्प खिलते, जैसे कमल हो गया, गुलाब हो गया, ये सब आपके चंपा हो गई, चमेली हो गई, सूरजमुखी हो गई, तो उसको हम लोग कौन सा पौधा कहेंगे? आवृत बीजी पौधा कहेंगे। तो ऐसे पौधे जिसमें कहाँ पाए जाते हैं, माने पुष्प खिलता है, तो उसको आवृत बीजी पौधा कहते हैं। सबको याद। दूसरा होता है अनावृत बीजी पौधा। तो आप कहेंगे ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं खिलते हैं। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं खिलते हैं उसे अनावृत बीजी पौधा कहते हैं। सबको याद हो गया। ऐसे पौधे जिसमें पुष्प नहीं खिलते हैं उसे अनावृत बीजी पौधा कहते हैं, ठीक है। अब देखो निषेचन, अगर पौधों में निषेचन की बात होगी तो थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखो ध्यान से, पौधों की अगर बात में करें तो मान लो ये स्त्री का सड़ होता, और आप सभी लोग जानते होंगे कि स्त्रीकेशन के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। याद है? इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका, जो लंबा डंठल के आकार का होता है। इसको हम लोग कहते हैं अंडाशय, जो नीचे फूला हुआ भाग होता है, और इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। बड़ी ध्यान से समझना, ये सब स्त्री का भाग है। स्त्री का मतलब होता है स्त्रीकेशन का भाग है, ये स्त्रीकेशन का भाग है ये, ठीक है। का हुआ, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र रहा, नीचे जो लंबा डंठल के रूप में दिखाई दे रहा है इसको वर्तिका कहते हैं, और सबसे नीचे क्या होता है? अंडाशय। अब क्या हुआ ना, जो परागकण है वह निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र पा गया। वर्तिकाग्र पा गया, परागकण जो होता है स्त्री को वर्तिकाग्र पा गया, तो इसको हम लोग परागण कहते हैं। अभी आगे इसमें पढ़ना है आपको।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागण। ठीक है, अब क्या होगा ना, जो परागकण है, इसको हम लोग परागकण लाए हैं, जो परागकण है वह स्त्री के वर्तिकाग्र से निकल करके अंडाशय के अंदर प्रवेश कर गया। किसके अंदर प्रवेश कर गया, अंडाशय के अंदर। तो इसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निषेचन। यानी पौधों में अगर निषेचन की बात करेगा, पौधों में एकदम ध्यान समझना, तो कहेंगे पहले तो देखो एक परागण होता है, जो कि आगे आपको विस्तार से पढ़ना है, फिर भी बता देते हैं। ये सब स्त्री केसर का भाग होता है। वर्तिकाग्र भी स्त्री केसर का भाग है, वर्तिका भी स्त्री केसर का भाग है। स्त्री केसर माने स्त्री का मतलब स्त्री, आप जानते होंगे, ये अंडाशय होता है। और जो परागकण होते हैं ना, वो पुरुष में पाए जाते हैं। इसमें सब आपको जिक्र करना है, पुरुष में पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर रहते हैं, लाखों करोड़ों में रहते हैं। तो जो पुरुष होते हैं उसके परागकोश से परागकण निकल करके जब स्त्री के वर्तिकाग्र पर आके गिरते हैं, यानी वर्तिकाग्र पर आके गिरते हैं, तो इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण कहते हैं, एकदम ध्यान समझना। जिनका शुक्राणु निकल करके माने जाते हैं ना स्त्री का अंडाणु के अंदर, उसी तरह से ये भी होता है। लेकिन अगर कोई निषेचन पूछता है, तो जब ये परागकण देख रहे हैं, जो परागकण होते हैं वह जब स्त्री के अंडाशय के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो स्त्री के अंदर अंडाशय होता है उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। लेकिन अगर आप जंतु में निषेचन की बात करें, ये तो पौधा की बात था कि पौधे में जो परागकण होते हैं जब वर्तिकाग्र से निकल करके वर्तिका से होते हुए सीधे अंडाशय में प्रवेश करते हैं, तो हम उसको पौधों में निषेचन कहते हैं। अगर जंतु में निषेचन की बात करेंगे तो सिर्फ इतना कहना है कि नर युग्मक, जो कि शुक्राणु होता है, नर युग्मक का मतलब क्या होता है, शुक्राणु। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन को या संयोजन को, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयुग्मन को यानी मिलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ सब लोग, हम लोग तो निषेचन कह दिए। अब जो बात आएगी, अगर आपसे कोई पूछे कि निषेचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सबको याद होगा निषेचन 2 प्रकार के, एक बाह्य निषेचन, एक अंतः निषेचन। तो बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि जो शरीर के बाहर निषेचन होता है, माने ऐसे निषेचन जो शरीर के कहाँ होता है, बाहर होता है। अधिकतर जंतुओं में जो निषेचन पाया जाता है, जो जल में रहते हैं, उनमें बाह्य निषेचन ही पाया जाता है। जल में रहने का मतलब मान लो कि पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। पुरुष अपने अंदर से शुक्राणु को छोड़ते हैं और स्त्री अपने अंदर से अंडाणु को छोड़ते हैं, और दोनों जल में कहीं जा करके मिलते हैं, तो उसमें बाह्य निषेचन हो जाता है। माने बाह्य निषेचन का मतलब ये हुआ कि शरीर के अंदर नहीं होता है, यह शरीर के बाहर होता है। यानी जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं बाह्य निषेचन। अधिकतर जो जल में रहने वाले जीव होते हैं, जल में रहने वाले जीवों में जो निषेचन पाया जाता है वो बाह्य निषेचन ही होता है। तो बाह्य निषेचन के बारे में आप बता सकते हैं। अच्छा अंतः निषेचन आ जाओ। देखो ये अंतः निषेचन ही है, क्योंकि ये शरीर के अंदर हो रहा है, ये पौधे के अंदर हो रहा है। जब पौधे के अंदर जब निषेचन होता है तो उसको अंतः निषेचन, या जो शरीर के अंदर होता है। जैसे मनुष्य में निषेचन होता है, मनुष्य में जैसे स्त्री के अंदर होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है। हम लोग शुक्राणु को छोड़ते हैं और स्त्री के जो अंडाणु होता है उससे, जो स्त्री का अंडाशय होता है उससे एक अंडाशय निकलता है और फैलोपियन नलिका में जा करके निषेचन क्रिया होती है। इस तरीके से आप पढ़े भी होंगे, थोड़ा सा मैं आपको चित्र बना कर दिखा देता हूँ, याद होगा आप लोग को। इस तरीके से यहीं पर आपका जो होता है अंडाशय होता है, इस तरीके से। हाँ ये फैलोपियन नलिका होता है। फैलोपियन क्या होता है, नलिका, इसमें अंडाणु उपस्थित होते हैं, शुक्राणु जाके इसके अंदर एंट्री कर देते हैं। फैलोपियन नलिका में होता है। माने जब निषेचन शरीर के अंदर होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अंतः निषेचन कहते हैं। उसके बाद से आपके अगला जो टॉपिक है निषेचन पूर्व घटना या संरचना, यानी निषेचन के पहले, निषेचन के पहले जो घटनाएं होती है, जो संरचनाओं में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं निषेचन पूर्व संरचना या घटना। जैसे निषेचन पूर्व संरचना की जब भी बात करेगा तो क्या बात बता सकते हैं, कोई पौधा है, उस पौधे के अंदर कुछ परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए कि पौधे के अंदर जो परागकोश है उसमें परागकण का निर्माण हो गया, जो स्त्रीकेसर का वर्तिकाग्र है वो परिपक्व हो गया,
जौन जौन भी घटनाएं होती है, या जो परागकण है वह पुरुष के परागकोश से निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंच गए, तो ये जितने प्रक्रियाओं का मैं बात कर रहा हूँ, जितने घटनाओं की बात हो रही है, उस सबको हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। यानी पुष्प को खिलना भी कह सकते हैं, और पुष्प के अंदर पराग कण को बनना भी आप कह सकते हैं। पराग कण को स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंचना भी, ये सब क्रियाएं क्या होती है? निषेचन पूर्व संरचनाएं या निषेचन पूर्व घटनाएं होती है। ठीक है, अब आइए लघु बीजाणुधानी। कौन? लघु बीजाणुधानी। देखो आप सबको याद होगा कि जो लघु बीजाणुधानी होता है ना, ये पराग कोश के अंदर पाया जाता है। जो भी माने लघु बीजाणुधानी होता है वह पराग कोश के अंदर क्या होता है? पाया जाता है। सब लोग को याद होना चाहिए कि जब भी माने लघु बीजाणुधानी की बात कहेगा तो ये कहाँ पाया जाता है? पराग कोश के अंदर पाया जाता है, पुरुष में पाया जाता है लघु बीजाणुधानी। ठीक है ना? तो देखो मैं बता दूं आपसे, जब भी कोई बात करता है कि लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी होती है, तो सुनो, खूब ध्यान से आप लोग समझेंगे। और आपकी किताब में दिया भी है, तो दो चित्र बना के, किताब भी नहीं रखे हो, किताब भी जरूर रखो, किताब और कॉपी और यथार्थ पता तो हटा दिया। चलो और देखो बताते हैं तुम लोग लघु बीजाणुधानी के बारे में। कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो देखो जो लघु बीजाणुधानी होता है, ये सब लोग को याद होगा कि ये परागकोश के अंदर पाया जाता है। जैसे परागकोश ये होता है, ये परागकोश है बाबू, जो कि द्विपालित होता है। इस तरीके से जो परागकोश होता है, सब लोग ध्यान से समझो, ये द्विपालित होता है। परागकोश द्विपालित माने दो पालियों में बांटा होता है। और परागकोश में कितने लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं? 4। देखो एक ये भी आपका है लघु बीजाणुधानी, ये भी एक लघु बीजाणुधानी, 4 लघु बीजाणुधानी पाए जाते हैं। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर जो होते हैं पराग कण पाए जाते हैं। पराग कण पाए जाते हैं किसके अंदर? लघु बीजाणुधानी के अंदर। सब लोग समझो, ये लघु बीजाणुधानी होता है, ये पुरुष के अंदर पाया जाता है। जो पराग कोश होता है उसके अंदर पाया जाता है। जो पराग कोश होता है वह द्विपालित होता है, यानी 2 पालियों में बटा होता है। और प्रत्येक पाली में 2-2 का होते हैं, 2-2 आपके पास लघु बीजाणुधानी होता है। और इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर जो होते हैं परागकण उपस्थित रहते हैं। अब एक लघु बीजाणुधानी की आपकी संरचना में अलग बनाकर दिखा रहा हूँ। देखो खूब बढ़िया से ध्यान से देखना है, रोज आपको क्वेश्चन भी 10 दिए जाएंगे, लिख कर लेकर आएंगे। ये लघु बीजाणुधानी है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो सिंपली बात एक है, इसमें आप देखेंगे कि 4 परतें लगभग पाई जाती है। याद है आपको? देखो यहाँ पर बनाया भी गया है, 4 परतें पाई जाती है। इसी के अंदर जो होते हैं परागकण पाए जाते हैं। सबसे अंदर परागकण, आपको याद होगा सबसे जो बाहरी परत होता है उसको याद है ना, क्या कहते हैं? सबसे बाहरी को बाह्य त्वचा कहते हैं इसको। आज जो बीच वाला ये वाला हिस्सा क्या कहते हैं? अंतःस्थीशियम। सब लोग याद रखिएगा, अंतःस्थीशियम। उसके बाद से ये वाला जो होता है मध्य परत, और ये वाला जो हिस्सा होता है टेपिटम कहते हैं। टेपिटम कहते हैं। देखो जब भी बात करेगा ना लघु बीजाणुधानी के बारे में, खूब आराम से आप इसको बताएंगे कि आखिर लघु बीजाणुधानी होता क्या है। तो जानो कि लघु बीजाणुधानी जो होता है वह पराग कोश के अंदर पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी जो होते हैं उसमें 4 परतें पाई जाती हैं। देख रहे हैं, सबसे बाहरी जो परत होती है उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। जो उसके बाद वाला परत होती है उसको अंतःस्थीशियम कहते हैं। उसके बाद से जो तीसरा परत होता है उसको मध्य परत कहते हैं। और जो तीसरा होता है उसको, जो सबसे अंदर वाला परत होता है उसको टेपिटम कहा जाता है। फिर इसके अंदर जो पाया जाता है
वो आपके पराग कण होते हैं। इसी के अंदर बीजाणु उत्तक पाए जाते हैं। अब सुनो ध्यान से सब लोग। कोई पूछे कि बाह्य त्वचा के, अंतःथिसियम के, मध्य परत के क्या कार्य होते हैं, तो तीनों का एक ही कार्य होता है कि ये पराग कण के स्फुटन में सहायता करते हैं। माने परिपक्व होकर के जब पराग कण बाहरी निकलते हैं तो उसको बाहर निकलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। कौन कौन? बाह्य त्वचा, अंतःथिसियम और मध्य परत। जब ये परागकण परिपक्व होते हैं, तो जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो जब ये स्फुटन करते हैं, यानी जब फूटते हैं तो उसको बाहर निकलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो एकदम आपका रिपीट होता जा रहा है, पूरा एकदम अच्छा से तैयारी कर लेना इसको, समझे ना। मानो जब भी परागकण इसके अंदर है, जब इस फूटेगा, मान जब फटेगा ना, तो इसके अंदर के जो भी परागकण होते हैं वो कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। तीनों ये सहायता करता है। कौन कौन? बाह्य त्वचा, अंतःथिसियम, मध्य परत। टेपिटम है, और टेपिटम पराग कण के बिल्कुल पास है। जो परागकण है ना, उस पराग कण के बिल्कुल पास ये परत है। तो टेपिटम का वर्ग क्या होता है? ये पराग कण को क्या करता है, पोषण देता है। हालांकि स्फुटन में भी सहायता करता है, लेकिन जब टेपिटम होता है ये पराग कण के पोषण देने का काम करता है। पोषण का मतलब होता है कि पोषक तत्व देता है, जिससे वृद्धि करता है। जैसे हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में पोषक तत्व उपस्थित होता है, विटामिन उपस्थित होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, वसा उपस्थित होता है, तो हमारा शरीर वृद्धि करता है। उसी तरीके से जो परागकण है उससे परागकण को पोषण टेपिटम देता है, और जो परागकण होते हैं वृद्धि करते हैं, और वृद्धि करके फिर वह स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, फिर नया पौधे का निर्माण होता है, फिर एक फल का भी निर्माण होता है। तो अगर कोई पूछ दे आपसे लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बताइए, तो बता सकते हैं ना, बोलो कोई दिक्कत है? देखो, पराग कोश जब अपरिपक्व होता है ना, तो उसमें जो होते हैं अनेक कोशिकाएं समूह के रूप में होती है, जिसे बीजाणु जन उत्तक कहते हैं। ठीक है। और जो बीजाणु जन उत्तक होता है, देखिए कई बार एक लड़की पूछी थी कि बीजाणु जन उत्तक सर कहाँ पाया जाता है, तो जानो लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है और केंद्र में पाया जाता है। बिल्कुल एकदम यहाँ केंद्र में पाया जाता है। कौन उत्तक? आई कब यह उत्तक तब तक उपस्थित रहेगा ना जब तक पराग कण परिपक्व नहीं है। जब तक पराग कण क्या है, परिपक्व नहीं है। जब परिपक्व हो जाता है तो ये जो उत्तक आप देख रहे हैं बीजाणु उत्तक, वो समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बीजाणु उत्तक जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो आप सभी लोग बता सकते हैं कि बीजाणु उत्तक जो होते हैं लघु बीजाणुधानी के, एक लघु बीजाणुधानी की संरचना है जो कि पराग कोश के अंदर पाया जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 परतें पाई जाती है, बाह्य त्वचा, अंतःथिसियम, मध्य परत और टेपिटम। सबका वर्क भी आपने देखा। ये तीनों तो जो परागकण जब परिपक्व होते हैं उसको स्फुटन में सहायता करते हैं, यानी उसको बाहर निकालने में सहायता करते हैं। जबकि जो टेपिटम होता है वह परागकण को क्या करता है, पोषण देता है, परागकण को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे परागकण क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, जिससे परागकण वृद्धि करते हैं। याद हुआ जी सबको? सब लोग बता दोगे इसके बारे में? एकदम आप दिमाग खोल करके पढ़िएगा। अब क्या दिक्कत है, अब तो सिलेबस आपकी समाप्त हो गई है। इतना अच्छा तैयारी कर लेना है हम लोग को कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तनी लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन ध्यान से देखना आपको। लघु बीजाणु जनन समझ गए ना? थोड़ा सा आपको जो लोग नहीं पढ़े थे ना वो कॉपी पर अपना बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे, क्या सुनने से थोड़ा मजा आएगा। जो जिसके पास कॉपी मौजूद है, जो लोग ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो लोग बनाए नहीं है तभी आप बनाते चलेंगे तो आपको जानकारी होता रहेगा। तभी ना कोई पूछे कितना परत है तो आप लिखे रहेंगे तो देख कर कह सकते हैं कि हाँ ये परत आपकी होती है। हाँ चलिए, हाँ तो बात और किसका होगा, लघु बीजाणु जनन का। तो लोग कॉपी लेकर गाया करो, जो बच्चे लोग कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी मैंने आधा अधूरा होगा उसको आप कंप्लीट करते चलिएगा। बात समझ रहे हैं? कॉपी नहीं लेकर आए हो तुम लोग, इतना तुम लोग पढ़ते हो, मेहनत से क्या किया जाएगा, भुला जाते हो कॉपी लाना। ये सब दिखाता है कि आप कितना मेहनत से कितना वर्क कर रहे हैं घर को। आइए, लघु बीजाणु जनन। अरे वो बात सब छोड़ दो ना वो बात तो बहुत दूर की बात है, तुम लोग पढ़ते हो कि नहीं? क्या नहीं किया, छोड़ा क्या करेगा। लघु बीजाणु जनन पर आ जाओ। हाँ तो कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? देखो, जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब क्या होता है? जनन का मतलब होता है कि एक कोशिका से या एक जीव से दूसरे जीव का क्या करना। हाँ तो सुनो, लघु बीजाणु जनन का मतलब ये होता है कि जब एक मात्र कोशिका से, मात्र माना होता है माता, एक मात्र कोशिका से 4 कहिएगा, काहे कि डबल अर्धसूत्री विभाजन होता है।
इस मान लो डबल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एक लघु परिपक्व यानी मात्र लघु बीजाणु धानी है और इसने क्या किया अर्धसूत्री विभाजन किया तो इसमें 2 बन गए, यहाँ पर 2 बन गए। ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है। कमन प्रथम अर्धसूत्री विभाजन है, ठीक है। और फिर इससे आपके ये 2 बन गए, फिर इससे कितना बन गए 2 बन गए, और फिर इससे कितना बन गए 2 और बन गए यहाँ पर। तो देखो 4 अंतिम में कितना बनता है 4 बनता है। तो देखो ये आपके मात्र माने माता परिपक्व मात्र लघु बीजाणु धानी, मात्र लघु बीजाणु धानी। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि जब एक, सुन लो ध्यान से, जब एक मात्र लघु बीजाणु धानी से चार कितने 4 लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। इसको हम लोग क्या कहते हैं लघु बीजाणु जनन। माने जब एक मात्र लघु बीजाणु धानी से 4 नए लघु बीजाणु धानी का निर्माण होता है तो इसी क्रिया क्या कहते हैं, अरे लघु बीजाणु जनन। जनन का मतलब क्या होता है नए लघु बीजाणु धानी का निर्माण होना। तो जब एक लघु बीजाणु धानी से 4 नए लघु बीजाणु धानी का आता है निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं लघु बीजाणु जनन कहते हैं। याद हुआ कि नहीं सबको। डबल माने आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, याद रखना। डबल माने आपके क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। डबल आपके पास अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। चलिए उसके बाद से क्या आपका हेडिंग बनाया गया है पुष्प के भाग। चलो आपको याद है पुष्प के कितने भाग होते हैं, कोई आपसे पूछे तो पुष्प के कितने भाग होते हैं, कौन कौन। अब हम आपको चित्र बना करके दिखा देते हैं। देखो अगर आपको कोई, देखो पहले पुष्प के भाग कहेगा ना, पुष्प के भाग, ये तो बहुत 10 में पढ़े थे आप लोग। तब पुष्प के कितने भाग होते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या होगा पुष्प विभाग में, पहला क्या होगा बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। कोई भी पुष्प होगा ना, हालांकि उसके भाग तो बहुत होते हैं लेकिन इसके मुख्य रूप से कोई आपसे पूछे कि पुष्प कितने भाग होते हैं तो सब लोग याद रखो कि पुष्प कितने भाग होते हैं 4। कौन कौन, बाह्य दल पुंज एक आपका होता है, दूसरा दल पुंज होता है, तीसरा पुंकेसर होता है, चौथा स्त्री केसर होता है। तो बाह्य दल पुंज हुआ, दल पुंज हुआ, पुंकेसर हुआ और क्या होगा स्त्री केसर हुआ। आप सुनो ध्यान से, इसके बारे में क्या क्या बता सकते हैं। चित्र एक बना रहे हैं, देखो मान लो कि ये पुष्प को ये तो मान लो अंडा से है, यहाँ से नीचे एक ऐसे स्तर निकला होता है, यहाँ भी निकला होता है और यहाँ भी निकला होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाह्य दल पुंज कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, फिर ऊपर की तरफ ऐसे निकला होता है, देखना ध्यान से, ये हरे रंग का होता है, ठीक है ना, हरा रंग का होता है ये बाह्य दल पुंज, ये रंगीन होता है। कैसा होता है रंगीन, इस तरीके से यहाँ से और भी निकले होंगे, सब 11 वाला चीज़ है बाबू, 11 के बायोलॉजी पढ़ा। और फिर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपको कहीं दिखाई देगा, इस तरीके से निकलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, क्या कहते हैं स्त्री केसर। और अगर इस तरीके से दिखाई दे कहीं, तो ये इस तरीके से अगर दिखाई दे कहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पराग कोश, या पुंकेसर जिसको कहते हैं पुंकेसर। आई क्या आपका हो जाएगा वर्ती काक। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। अब द्विबीजी पौधे में ये पुष्प में कितने भाग हुए, 4 भाग हुए। जो भी आपसे कोई पूछे तो बाह्य दल पुंज आप कह सकते हैं, दल पुंज आप कह सकते हैं, पुंकेसर आप कह सकते हैं, और क्या कहेंगे स्त्री केसर। तो ये पुष्प के कुल मिलाकर के 4 भाग होते हैं, इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो अभी द्विबीजी पौधा रहा, ये सब आप जान गए। आप चलिए तो नहीं आपको बता देते हैं परागकण के बारे में। अच्छा याद है ना, जब भी आपसे कोई पूछे परागकण के बारे में तो बता सकते हैं सब लोग। जो परागकण होते हैं वह पराग कोश के अंदर क्या आते हैं, पाए जाते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि आपकी जानकारी रहेगी कि परागकण क्या होता है। कुछ समझ रहे हैं आप लोग बायोलॉजी में।
देख लो, ये सब अच्छे अच्छे बातें हैं, इसको जानकारी होना चाहिए। हालांकि हम लोग ऐसा सिस्टम में जी रहे हैं जहाँ पढ़ाई के प्रति मतलब समझो कि एक तरीके से दिक्कतें हो रही है। हालांकि तुम लोग है कुछ कुछ जगाए हुए हो, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ जगाए हुए हो कि हाँ पढ़ाई हो रही है। समझ लो, मेहनत करने से इंसान घबराता है, चाहता नहीं है कि मेहनत करें, क्या करोगे। चलिए, हाँ तो क्या बात हो रही थी, परागकण की बात हो रही है। यहाँ पर देख लेते हैं परागकण। अब सभी आपने कहा ये परागकोश है, परागकोश है, इसमें कितनी पालियाँ पाई जाती है? 2। और इसमें कुल मिलाकर कितने लघु बीजाणुधानी होते हैं? 4। अभी आपने देखा। और इसके अंदर क्या उपस्थित होता है? हाँ, परागकण होता है। तो देखो अब ये अलग ही का आपको परागकण कैसे चित्र बनाते हैं। ये मान लो परागकण होते हैं, तो हम सभी लोग जानते होंगे कि जो परागकण होते हैं वो परागकोश के अंदर पाए जाते हैं। जो परागकण होते हैं परागकण के अंदर पाए जाते हैं, और अधिकतर जो होते हैं गोलाकार होते हैं। अधिकतर कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। आशीष कहाँ देख रहा है? मन मत भटकाओ यार, यहाँ पर देखो ना, हम मन तरह से भटका दी देखेंगे पढ़ोगा, सोचो। हाँ, तो परागकण जो होता है गोलाकार होता है, और ये किसके अंदर पाया जाता है? परागकोश के अंदर पाया जाता है। पहला बात सुनो, और दूसरा बात सुनो तनी। यहाँ पर जो परागकण होता है ये हल्का पीले रंग का होता है। कभी कभी आप फूलों का स्पर्श करते हैं ना, तो हाथों पर पीला रंग का पाउडर की तरह एक संरचना दिखाई देता है, तो परागकण कहलाता है। मैंने हल्के पीले कलर का यानी पीले रंग का ये होता है। कौन होता है? परागकण होता है, हल्का पीला रंग का परागकण होता है। जब ये बात करेगा तब बता सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज जान जाओ, जो परागकण होता है ना उसमें 2 बाह्य परत पाई जाती है, मैंने 2 परतें पाई जाती है। क्या होती है मालूम है आपको? एक बाह्य चोल होता है, किससे मिलकर बना होता है याद है? हाँ, एस्पोरोपोलेनिन से, एस्पोरोपोलेनिन से बना होता है। कौन बना होता है? बाह्य चोल। आयंता चोल, हाँ, सेलुलोज प्लस पेक्टिन से। सेलुलोज का है एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? कौन सा? पाली कार्बोहाइड्रेट, मैंने पाली हाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट आप पढ़े थे ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो ये पॉलीसैकेराइड प्रकार का होता है सेलुलोज, कल आपने कहा भी था। हाँ, तो देख लीजिए, ये जो परागकण का बाह्य चूल होता है ये एस्पोरोपोलेनिन से होता है। बड़ा कठोर होता है, समझो इतना कठोर होता है कि इसके ऊपर क्षार गिरा दीजिए, इसके ऊपर अम्ल गिरा दीजिए, या इसके ऊपर अन्य पदार्थ गिरा दीजिए, ये क्या होता है? गलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है। हाई तो बहुत माने मुलायम होता है, ये तो गल सकता है आपका। इसी में एक छिद्र भी पाया जाता है, ध्यान रखना। इसी में क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। इसको हम लोग कौन छिद्र कहते हैं? हाँ, जनन छिद्र कहते हैं। देखो, जनन छिद्र का मतलब ये होता है ना, तो इसी से जो माने बाहरी पदार्थों से वायु, ऑक्सीजन वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं? लेते हैं। कौन लेते हैं? जो भी परागकण होते हैं। जो जनन छिद्र होता है इसी से वायु या ऑक्सीजन वगैरह जो भी पदार्थ होता है उसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से आपका ये जो संरचना होती है उसको बता सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। बड़ी कोशिका होती है, ये क्या होती है? बड़ी कोशिका होती है। तो जो बड़ी कोशिका होती है उसका क्या नाम है याद है? कायिक कोशिका कहते हैं उसको, कायिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। एक छोटी कोशिका होती है, हाँ, इसको जनन कोशिका कहते हैं। हालांकि परागकण से लाभ भी होता है, आप पढ़े होंगे ना कि अगर हम लोग परागकण से बनी हुई शरबत को अगर हम लोग पी लें तब पीने के बाद घोड़ा की तरह दौड़ने लगते हैं, माने घोड़ा की तरह ताकत आ जाती है। लेकिन इसे एलर्जी भी होता है। एलर्जी का मतलब होता है कि अगर त्वचा वगैरह पर टच कर दे तो खुजली वगैरह तमाम प्रकार की बातें जो होती है वो होना स्टार्ट कर देती है। तो ये सब बातें अगर पूछता है तो जनन कोशिका का होता है, और जो बड़ी कोशिका का होता है, जो बाह्य चोल होता है एस्पोरोपोलेनिन से मिलकर बना होता है, अंतः चोल जो होता है सेलुलोज से मिलकर क्या होता है? बना होता है। ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी इतना रहेगा। क्वेश्चन कुछ लिख लेते हैं हम लोग, कल बना के लेकर के आएंगे, ठीक है। समझे? कुछ बताओ। ये जब भी आपसे कोई पूछेगा ना तो
तो पहला आप लिखेंगे, पहला प्रश्न रहेगा कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, इनका नाम लिखिए, इनका नाम लिखिए। पुष्प के कितने भाग होते हैं, इनका नाम लिखा जाएगा। बात अगला लिखेंगे, परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए। परागकण की संरचना का वर्णन कीजिए। तीसरा लिख लो, टेपिटम का कार्य बताइए। टेपिटम का कार्य बताइए। चौथा लिख लीजिए, लघु बीजाणुधानी क्या होता है, क्या होता है। अगला लिखेंगे, बीजाणु जैन उत्तक कहाँ पाया जाता है। बीजाणु जन उत्तक कहाँ पाया जाता है। सवाल लिख लो, आवृतबीजी पौधा किसे कहते हैं। रोज आप लिख के लेकर आएंगे, ठीक है। पौधा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। और पौधों में निषेचन कब होता है। पौधों में निषेचन, अथवा निषेचन पूर्व घटना किसे कहते हैं। अगला क्या, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदलता है। अंडाशय किसमें बदलता है। दूसरा के निषेचन के बाद बीजांड किसमें बदलता है, याद है। किसमें, अंडाशय कल में। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम लोग केमिस्ट्री के पास